नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिकेश। हमने बीएनएस की श्रृंखला शुरू की है, उसमें आज हमारा कारवां बढ़ चला है सेक्शन 61 के पास। सेक्शन 61 में क्या दिया है? आपराधिक षड्यंत्र अर्थात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में सेक्शन 61 हमें बताती है। पहले आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी में किस में था, पहले मैं यह बताना चाहूँगा। पहले आईपीसी में यह सेक्शन 120A में था और हमारे बीएनएस में अब सेक्शन 61 में 120B में इसका पनिशमेंट था, लेकिन जो बीएनएस है 61 में इसका डिफिनीशन भी दिया हुआ है और पनिशमेंट भी इसमें दिया हुआ है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि पहले हमारे आईपीसी में था धारा 120 क में और इसका दंड था धारा 120 ख में, लेकिन हमारे बीएनएस में यह दंड और परिभाषा दोनों ही धारा 61 में दिया गया है। तो पहले हम परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद हम दंड पर जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण वादों पर आप सभी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं परिभाषा खंड। परिभाषा खंड क्या कहता है? परिभाषा खंड के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, नोट करिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, अर्थात विधि उस कार्य को करने से प्रोहिबिट करती हो, वह कार्य करता है, या कोई ऐसा कार्य है जो अवैध नहीं है, अर्थात विधि विरुद्ध कार्य नहीं है, अवैध साधनों के द्वारा, अर्थात कार्य भले ही अवैध नहीं है, लेकिन अगर अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है या करवाने के लिए, करना या करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अर्थात इसको हम परिभाषा खंड में दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोई आपराधिक कार्य या कोई अवैध कार्य, कोई अवैध कार्य होना चाहिए। दूसरा क्या है? कोई कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा हो रहा है और वह सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र आ जाएगा। आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सामान्य उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम सामान्य उद्देश्य पढ़ाएंगे आपको बीएनएस की धारा 190 में, और हमारे आईपीसी में था यह 149 में। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आप सभी को इसका विस्तार चर्चा करेंगे। यहाँ पर सामान्य उद्देश्य से मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य जो कई लोगों के एक साथ मस्तिष्क के प्रिय मिलन से हो, अर्थात लोगों का समान आशय हो कि हम इस कार्य को करेंगे, वही सामान्य उद्देश्य है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने सेक्शन 34 में आपको पढ़ाया था कॉमन इंटेंशन, जो कि हमारे बीएनएस में दिया गया है, लेकिन नहीं, जो 3 क्लास 5 में दिया गया, सेक्शन 34 जो आईपीसी में दिया गया था, और सामान्य उद्देश्य दोनों में अंतर नहीं पता चल रहा होगा आप लोग को। जी हाँ दोस्तों, जब मैं आपको सेक्शन 191 पढ़ाऊंगा तब आपको इसका विस्तार से बताऊंगा आखिर क्या होता है सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय में क्या अंतर है, तब मैं वहाँ बताऊंगा। यहाँ पे हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक और बात है, केवल सामान्य उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं है। सामान्य उद्देश्य का अग्रसरण में कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। अगर कोई कार्य नहीं होता है, केवल सामान्य उद्देश्य घटित होता है, तो कोई अपराध नहीं होगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दुष्प्रेरक में क्या था, अगर अपराध हो या ना हो, लेकिन अगर दुष्प्रेरक किया गया है, दुष्प्रेरक उस दोष से दायी होगा और दंडित किया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्य होना चाहिए तभी कोई दंडित होगा। अगर वो कार्य नहीं होता है तो कोई दंड नहीं है, कोई दंड नहीं मिलेगा। अब इसका स्पष्टीकरण दिया है, यह तो तौहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य हो या उस उद्देश्य का अनुसंगी मात्र हो। यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं है। मतलब यही है कि जो अवैध कार्य है क्या उद्देश्य है, क्या चरम उद्देश्य है, क्या लो उद्देश्य, से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सामान्य उद्देश्य के साथ कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध षड्यंत्र में आता है, तो आपको इसके लिए दंडित किया जाएगा। अब आपको बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। कितना पनिशमेंट है? मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर कोई अपराधी षड्यंत्र करता है तो माना जाएगा कि वह उसी अपराध को कर रहा है। अर्थात अगर किसी की मृत्यु कार्य किया जा रहा है तो जो अपराधी षड्यंत्र कर रहा है, जितने लोग शामिल है, सबको हत्या के दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर यह लिखा है कि 2 वर्ष से अधिक, मतलब 2 वर्ष तक या 2 वर्ष से अधिक कारावास दंडनीय अपराध, मतलब 2 वर्ष से अधिक में क्या आ जाएगा? आजीवन कारावास भी आ जाएगा, 10 वर्ष से अधिक सजा भी आ जाएगा, तो मृत्युदंड भी आ जाएगा। 2 वर्ष से अधिक सजा वाले मामले में अगर कोई अपराधी षड्यंत्र करता है तो माना जाएगा कि वो कार्य स्वयं वो व्यक्ति कर रहा है। अर्थात अगर आजीवन कारावास दंडनीय कोई अपराध किया जा रहा है तो आपको आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा। यही धारा वो बंद करती है। आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, मैंने बताया कि 2 वर्ष से अधिक के सजा वाले मामले में वही दंड दिया जाएगा जो उस अपराध में दिया जाता है। अगर 2 वर्ष से कम का मामला है, जी हाँ दोस्तों, अगर मामला
2 वर्ष से कम का है तो वहाँ पे दंड मिलेगा केवल 6 महीना या जुर्माना। आप लोग के मन में आए केवल 6 महीने? जी हाँ दोस्तों, ये 2 साल से कम का अपराध है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। तो इसमें आपको केवल 6 महीने का दंड मिल सकता है, या फिर जुर्माने से केवल दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों में से दंडित किया जा सकता है। अर्थात हो सकता है किसी व्यक्ति को केवल जुर्माना दंडित किया जाए, या हो सकता है किसी व्यक्ति को केवल कारावास से दंडित किया जाए। तो ये धारा यही कहती है। अब आते हैं केस लॉ के बारे में, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि क्या एक व्यक्ति भी अपराध षड्यंत्र कर सकता है। जैसे कि मैंने परिभाषा खंड में आपको पहले ही बताया था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या एक व्यक्ति को भी अपराध षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम 2 वाद बताएंगे। दोनों वादों में अलग अलग निर्णय आया था, तो मैं दोनों वादों का आप सभी से विस्तार चर्चा करूंगा। पहला केस है फगुन कांत बनाम असम राज्य। जी हाँ दोस्तों, केस नोट करिए, बहुत लीडिंग केस है। हमारे आईपीसी में बहुत लीडिंग केस था और हमारे बीएनएस के लिए भी बहुत ही लीडिंग केस है। केस का क्या नाम है? फगुन कांत बनाम असम राज्य। इस मामले के फैक्ट यह थे कि फगुन कांत जो थे सेना के मेजर थे, सेना में मेजर थे, और उन्हें 9 कर्मचारियों के साथ उन्हें आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी ठहराया गया था। सेना न्यायालय द्वारा जब मामला ट्रायल में चला तो वहाँ पे सेना न्यायालय ने इनको और एक और कर्मचारी दायी माना, बाकी सबको बाइज्जत बरी कर दिया। अब कितने बचे? पहले इनको लेके टोटल 10 लोग थे, लेकिन अब बचे केवल 2 लोग। कौन कौन? एक फगुन कांत और एक इनके साथी कर्मचारी। निर्णय किसने दिया था? सेना न्यायालय ने। मार्शल कोर्ट जो होता है, सेना का अलग न्यायालय होता है, उसने डिसीजन दिया था। इसके विरुद्ध यह उच्चतम न्यायालय चले गए। नहीं, इसके बाद मामला गया उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने क्या किया? इनके जो साथी कर्मचारी हैं इनको दोष मुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, फगुन कांत को दायी ठहराया गया उच्च न्यायालय द्वारा। भी बता रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन यह आया कि फगुन कांत को दायी ठहराया गया इस मामले में, केवल अकेले अपराध षड्यंत्र के लिए। फिर आता है उच्चतम न्यायालय डिसीजन। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि केवल एक व्यक्ति को, ध्यान सुनिएगा, केवल एक व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र के लिए दायी नहीं ठहरा सकता। अर्थात यहाँ पर केवल फगुन कांत को दायी आप नहीं ठहरा सकते। हाईकोर्ट का डिसीजन गलत है और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया और सेवा में लिए जाने का पुनर्निर्देश दिया गया। अर्थात इन्हें एक व्यक्ति को, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय डिसीजन क्या था? केवल एक व्यक्ति अपराध षड्यंत्र नहीं कर सकता, लेकिन अगले वाद में बताऊंगा कि एक व्यक्ति भी अपराधी षड्यंत्र कर सकता है। इससे परिभाषा खंड में क्या दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फगुन कांत तो इसको फॉलो किया कि एक व्यक्ति नहीं अपराध षड्यंत्र कर सकता, लेकिन अगले वाद में बताऊंगा कि एक व्यक्ति भी अपराध षड्यंत्र के दायी हो सकता है। अगला केस क्या है? भीमधर बनाम उड़ीसा राज्य। जी हाँ दोस्तों, केस का नाम नोट करिए, भीमधर बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें फैक्ट क्या थे कि इसमें 4 और अभियुक्त थे जिन्हें संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया। बचा केवल एक आदमी, लेकिन वो एक अभियुक्त जो था उसे दायी ठहराया गया क्योंकि उसके खिलाफ ऐसे सबूत थे जो दर्शित कर रहा था कि वह व्यक्ति अपराध षड्यंत्र में शरीक हुआ था।